वॉइस और बोर्ड क्लियर है? कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। फटाफट से जवाब दीजिए, वॉइस क्लियर है ना? बोर्ड आप सभी को दिखाई दे रहा है? तो आज हम पढ़ेंगे शाद अजीम आबादी के बारे में। हेडिंग डालिए। शाबाश। शाद अजीम आबादी जो है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए। जो शाद थे, इनका असल नाम क्या था? शाद अजीम आबादी का असल नाम क्या था? सैयद अली मोहम्मद। क्या था इनका असल नाम? सैयद अली मोहम्मद जो है, सैयद अली मोहम्मद जो है इनका असल नाम था। और तखल्लुस जो है इनका शाद था। तखल्लुस क्या था? शाद जो है इनका तखल्लुस था। सैयद अली मोहम्मद इनका असल नाम था। और खिताब इनको क्या था? इनका खिताब क्या था? खान बहादुर था। खान बहादुर इनका क्या था? खिताब था। समझ में आया? शाबाश। इनका जो शाद अजीम आबादी का जो असल नाम था सैयद अली मोहम्मद, बहुत ही अहम नाम है इनका, एग्जाम में पूछा जाता है। और तखल्लुस इनका शाद था। और खिताब जो है इनका खान बहादुर था। और बताइए मुझे, खान बहादुर खिताब जो है इसको जो है कहाँ से मिला था? किस हुकूमत से मिला था? और कब मिला था? शाबाश। किस हुकूमत की तरफ से इन्हें जो है खान बहादुर का खिताब दिया गया था? और कब दिया गया था? शाबाश, जल्दी से जवाब दीजिए। तो शाद का नाम सैयद अली मोहम्मद था, तखल्लुस शाद था, और खान बहादुर इनका खिताब था। तो वेरी गुड। हाँ, शाद को अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से जो है ये खिताब मिला था। कब दिया गया था ये खिताब इनको? 1891। वेरी गुड। हाँ, अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से इनको एक खिताब मिला था 1891 में। तो चलिए इसके बाद लिख लीजिए। शाद अजीम आबादी, इनकी पैदाइश कब हुई है? तो 1846 में, 1846 ईस्वी में जो है अजीम आबाद पटना में इनकी पैदाइश हुई है। और पटना में ही इनका इंतकाल हुआ है 1927 में। पटना में ही इनकी पैदाइश भी हुई है, पटना में ही इनका इंतकाल हुआ है। शाद अजीम आबादी 1846 ईस्वी को अजीम आबाद पटना में इनकी पैदाइश हुई है। और इनका जो इंतकाल हुआ है 1927 ईस्वी में जो है इनका इंतकाल हुआ है पटना में ही। ठीक है, अजीम आबाद पटना। क्लियर है ना यहाँ तक? और उसके बाद आप लिखेंगे जो इनके वालिद का नाम था। कई बार बता चुकी हूँ, इनके जो वालिद है वो भी बहुत अहम है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो शाद के वालिद का नाम था सैयद अब्बास मिर्जा था। अब्बास मिर्जा जो है इनके वालिद का नाम था। शाद अजीम आबादी के जो वालिद थे सैयद अब्बास मिर्जा उनका नाम था। और जो इनके दादा थे उनका क्या नाम था? वालिद का नाम था सैयद अब्बास मिर्जा, और दादा का नाम था सैयद तफजुल अली खान। बहुत ही अहम है। तफजुल अली खान। तफजुल अली खान जो है इनके दादा का नाम था। क्लियर है ना यहाँ तक? शाद अजीम आबादी के वालिद का नाम था सैयद अब्बास मिर्जा, और इनके दादा थे उनका नाम था सैयद तफजुल अली खान। वेरी गुड। हाँ, तो इसके बाद लिख लीजिए। शाद अजीम आबादी के जो वालिद थे जिनका नाम था सैयद अब्बास मिर्जा, ये जो है तरक सुकूनत करके कहाँ चले आए थे? अजीम आबाद चले आए थे। शाद के वालिद अब्बास मिर्जा, सैयद अब्बास मिर्जा तरक सुकूनत करके अजीम आबाद चले आए थे। कहाँ चले आए थे? अजीम आबाद चले आए थे। और यहीं पर जो है फिर शाद अजीम आबादी की जो है पैदाइश हुई है। और फिर यहीं पर यानी कि पटना में ही जो है इनका इंतकाल भी
हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, शाद के आगाज तालीम से लेकर मुंतहाए तालीम तक, यानी कि जो है इब्तदाई तालीम से लेकर जो है आखिरी तालीम तक, यानी कि हायर एजुकेशन तक जो है इन्होंने, जो इनके उस्ताद रहे हैं, ठीक है ना, इब्तदाई तालीम से लेकर जो इनकी जो है आला तालीम थी, यानी कि जो हायर एजुकेशन थी इनकी, तो उसमें उनके इनके उस्ताद कौन कौन रहे हैं? मौलवी फरहत हुसैन इनके उस्ताद रहे हैं, शेख आगा जान, शेख अली बाकिर आबा और सईद अब्दुल्ला, मौलवी आगा मोहम्मद, नाजिर वजीर आला, मिस्टर जो है फ्रेजर, मौलवी मोहम्मद आजम और शेख मोहम्मद अली, ये सारे इनके क्या रहे हैं? उस्ताद रहे हैं। बचपन से लेकर जब भी जो है जितनी भी इन्होंने तालीम हासिल की थी, तो वहां तक जो है जो भी इनके उस्ताद रहे हैं, ये उनके नाम है। मैं यहाँ पर लिखूंगी, मौलवी फरहत हुसैन है, मौलवी फरहत हुसैन है। इसके अलावा शेख आगा जान है, शेख आगा जान है। शेख आगा जान के बाद शेख अली बाकिर आबा, शेख अली बाकिर आबा इस तरह लिखना है, ठीक है, आबा इस तरह लिख लीजिएगा, शेख अली बाकिर आबा, और इसी तरह सैयद अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला और मौलवी आगा मोहम्मद, मौलवी आगा मोहम्मद, इस तरह ये सारे जो इनके उस्ताद रहे हैं। नाजिर वजीर आला है, वजीर अली है, मिस्टर फ्रेजर है, मिस्टर फ्रेजर है। इसके अलावा मौलवी मोहम्मद आजम है और शेख मोहम्मद अली, ये सारे के सारे इनके उस्ताद रहे हैं। बताइए, मुझे क्लियर हुआ? बताइए मुझे। हाँ बच्चे, तो इसके बाद लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, शाद की शायरी के उस्ताद कौन रहे हैं? बताइए मुझे, जो शाद की शायरी के उस्ताद रहे हैं वो कौन है? बताइए, शाबाश, बहुत अहम क्वेश्चन है ये। उल्फत हुसैन। मीर दर्द नहीं है, मीर दर्द के शागिर्द है, जैसे कि अदनान ने बताया, वेरी गुड अदनान। हाँ, तो मीर दर्द के शागिर्द थे शाह उल्फत हुसैन फरियाद, ठीक है ना। शाद की शायरी के उस्ताद ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द शाह उल्फत हुसैन फरियाद है। शाह उल्फत हुसैन फरियाद जो है किसके शागिर्द रहे हैं? तो मीर दर्द के शागिर्द रहे हैं। तो शाद की शायरी के उस्ताद जो है शाह उल्फत हुसैन फरियाद है। शाद की शायरी के उस्ताद ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द शाह उल्फत हुसैन फरियाद है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, शाह उल्फत हुसैन फरियाद ने ही अली मोहम्मद का तखल्लुस, अली मोहम्मद कौन है? शबाश, शाह उल्फत हुसैन फरियाद ने, यानी कि ये जो है इनके शायरी के उस्ताद रहे हैं। और अली मोहम्मद कौन है? बताइए। शाह उल्फत हुसैन फरियाद ने ही अली मोहम्मद का तखल्लुस शाद तजवीज किया था। अली मोहम्मद है असल नाम शाद अजीम आबादी का, ठीक है ना। तो शाह उल्फत हुसैन फरियाद लिखना आएगा। शाह उल्फत हुसैन फरियाद ने ही अली मोहम्मद यानी कि शाद अजीम आबादी का तखल्लुस क्या तजवीज किया था? तो शाद तजवीज किया था। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, शाद जो है इनका तखल्लुस था, ये किसने तजवीज किया था? तो इनके उस्ताद ने, जिनका नाम था शाह उल्फत हुसैन फरियाद। ये शाद अजीम आबादी के उस्ताद रहे हैं, जो कि किनके शागिर्द थे? ख्वाजा मीर दर्द के। क्लियर हुआ? वेरी गुड, सैयद अली मोहम्मद इनका नाम है।
शाद अजीम आबादी का जो असल नाम था सैयद अली मोहम्मद, अभी आपने ऊपर लिखा ही है, वेरी गुड। तो इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, इब्तिदा शाद ने इब्तिदा में शाद ने नाजिर वजीर अली इबरती से भी मशवरा सखन किया था। तो इब्तिदा में जो है शाद अजीम आबादी जो है इन्होंने किससे मशवरे सखन लिया था? तो नाजिर वजीर अली इबरती से भी इन्होंने जो है मशवरे सखन किया था इब्तिदा में, शुरुआत में। इब्तिदान में शाद ने नाजिर वजीर अली इबरती से भी मशवरे सखन किया था। इसके बाद लिख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, शाद को अनीस व दबीर की सोहबत भी मैसर रही। शाद को जो है अनीस व दबीर की सोहबत भी मैसर रही और हाली व सरसईद भी इनकी मुलाकात रही है। एक तो इनको अनीस व दबीर की सोहबत भी मैसर हुई है और हाली और सरसईद से भी इनकी मुलाकात रही है। किसकी? शाद अजीम आबादी की, हाली और सरसईद। शाबाश, लिख लिया सभी ने। इनको जो है अनीस और दबीर की सोहबत भी मैसर रही है और हाली और सरसईद से भी इनकी मुलाकात रही है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, शाद अजीम जो शाद अजीम आबादी है गजल में भी मीर और आतिश से मुतासिर है। जो शाद अजीम आबादी है गजल में किससे मुतासिर है? मीर और आतिश से। मीर तकी मीर और आतिश से ये मुतासिर है गजल में। शाद गजल में मीर और आतिश से मुतासिर है। इसके बाद लिख लीजिए, शाद ने मरसिया में अनीस का इत्तिबा किया है। अभी मैंने बताया है इनको जो है अनीस व दबीर की सोहबत भी मैसर रही है, लेकिन मरसिया में अनीस का इत्तिबा किया है शाद अजीम आबादी ने। लेकिन गजल की बात करेंगे यहाँ पर जो है मीर और आतिश से ये मुतासिर थे। गजल में मीर और आतिश से मुतासिर थे और मरसिया में अनीस का इत्तिबा किया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बच्चे, इसके बाद लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मीर अनीस जब पटना आए थे, जब मीर अनीस कहाँ आए थे? पटना आए थे। तो शाद को मरसिया कहने का मशवरा दिया था। जब मीर अनीस पटना आए थे तो वहां पर जो है पटना में शाद को मरसिया कहने का मशवरा दिया था मीर अनीस ने। और शाद ने 20-25 बंद का मरसिया भी अनीस की इस्लाह करने के लिए दिया था। उसके बाद शाद ने क्या किया था? 20-25 बंद का एक मरसिया लिखा था और अनीस को इस्लाह करने के लिए दिया था अपना वो मरसिया। मीर अनीस जब पटना आए थे तो शाद को मरसिया कहने का मशवरा दिया था। तो आप याद रखेंगे शाद को मरसिया कहने का मशवरा किसने दिया था? तो मीर अनीस ने दिया था। जब वो पटना आए थे तो वहीं पर इन्होंने जो है अनीस ने शाद को मरसिया कहने का मशवरा दिया था। और फिर शाद ने 20-25 बंद का मरसिया जो है 20-25 बंद का मरसिया भी जो है इन्होंने अनीस को इस्लाह करने के लिए फिर दिया था। किसने? शाद अजीम आबादी ने। लेकिन मशवरा भी अनीस ने ही दिया था इनको। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, शाद ने 2 शादियां की थी। जो शाद अजीम आबादी है इन्होंने कितनी शादियां की थी? तो इन्होंने 2 शादियां की थी। तो चलिए देखते हैं पहली शादी कब की थी और किसके साथ की थी, और उसके बाद दूसरी शादी कब की थी, किसके साथ की थी। जो शाद अजीम आबादी है इन्होंने पहली शादी जो है 1862 ईस्वी में की थी। तो किसके साथ इन्होंने अपनी पहली शादी जो इनकी हुई थी, किसके साथ हुई थी? कुलसुम फातिमा बिनती मीर आगा। जो कुलसुम फातिमा थी उनसे इनकी शादी हुई थी। कुलसुम फातिमा के जो वालिद का नाम था मीर आगा था। मीर आगा की बेटी के साथ कुलसुम फातिमा लिखना आएगा। कुलसुम फातिमा बिनत मीर आगा से इनकी पहली शादी हुई थी 1862 ईस्वी में। शाद की पहली शादी 1862 ईस्वी में मीर आगा की बेटी कुलसुम फातिमा से हुई थी।
क्लियर हुआ? लिख लिया सभी ने? हाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, शाद की दूसरी शादी जो है 1886 ईस्वी में। तो पहली शादी 1862 में और दूसरी शादी 1886 में इन्होंने की थी ज़हरा बेगम से। ज़हरा बेगम। ठीक है ना? इनकी पहली शादी कुलसुम फातिमा से हुई थी 1862 में और दूसरी शादी ज़हरा बेगम से हुई थी 1886 में। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, अहम पॉइंट है ये। नेक्स्ट वाला 1874 ईस्वी में शाद ने हफ्तरोजा अखबार नसीम सहर, जिसका क्या नाम था? हफ्तरोजा अखबार जो था इसका नाम क्या था? नसीम सहर इसका नाम था। नसीम सहर का उजरा किया और 7 बरस इसके एडिटर रहे हैं। जो शाद अजीम आबादी है 1874 में इन्होंने हफ्त रोजा अखबार नसीम सहर का उजरा किया और 7 बरस तक इसी क्या रहे? एडिटर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। 1875 में 1875 ईस्वी में शाद अजीम आबादी ने जो शहर के लड़के थे उनके लिए उर्दू फारसी तालीम के लिए एक स्कूल कायम किया था। उस स्कूल का क्या नाम था? जुबदतुल मदारिस। बहुत ही अहम है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जुबदतुल मदारिस। ये कभी इन्होंने कायम किया था? शहर के लड़कों के लिए था ये, ठीक है, सिर्फ लड़कों के लिए। जो शहर के लड़के थे, जो शहर के लड़के थे उनके लिए जो है शाद अजीम आबादी ने ये स्कूल कायम किया था, जुबदतुल मदारिस, उर्दू फारसी तालीम के लिए। 1875 ईस्वी में शाद ने शहर के लड़कों की उर्दू फारसी तालीम के लिए इस स्कूल को कायम किया था, जुबदतुल मदारिस को। लिख लिया? और अभी मैंने आपको बताया है शाद अजीम आबादी को किसकी तरफ से खान बहादुर का खिताब दिया गया था। तो अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से इनको ये दिया गया था 1891 में। शाद अजीम आबादी को अंग्रेजी हुकूमत ने 1891 ईस्वी में खान बहादुर का खिताब दिया था, अंग्रेजी हुकूमत ने 1891 में। तो इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, शाद अजीम आबादी को हुकूमत की तरफ से 1000 रुपया महाना वजीफा मिलता था। तो महाना वजीफा इनको कितना मिलता था हुकूमत की तरफ से? तो 1000 मिलता था। शाद अजीम आबादी को हुकूमत की तरफ से 1000 रुपया महाना वजीफा मिलता था। लिख लिया? शाबाश, बताइए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी ने लिख लिया? के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, शाद अजीम आबादी शाद अजीम आबादी 1889 में ऑनरी मजिस्ट्रेट बने। क्या बने? ऑनरी मजिस्ट्रेट बने। ऑनरी मजिस्ट्रेट। ऑनरी मजिस्ट्रेट बने शाद अजीम आबादी 1889 में और 17 तक रहे। 17 साल तक ऑनरी मजिस्ट्रेट रहे हैं शाद अजीम आबादी। फिर 16 बरस तक म्युनिसिपल कमिश्नर रहे।
17 साल तक जो है, यानी कि 17 साल तक जो है ये क्या रहे हैं, ऑनरी मजिस्ट्रेट रहे हैं, और फिर 16 बरस तक म्युनिसिपल कमिश्नर रहे। शाद अजीम आबादी 1889 में ऑनरी मजिस्ट्रेट बने और 17 साल तक, कितने साल तक, 17 साल तक रहे, और फिर 16 बरस तक म्युनिसिपल कमिश्नर रहे। इसके बाद इनके कारनामे लिख लीजिए, शाद अजीम आबादी के कारनामे लिख लीजिए, शाबाश। चलिए लिख लीजिए शाद अजीम आबादी के कारनामे। तो सबसे पहले लिख लीजिए, शाद की गजलों का दीवान किसने मुरतब किया था, बताइए। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, जो इनके शागिर्द है तो अक्सर जो है इनके दीवान वही मुरतब करते हैं। तो शाद की गजलों का दीवान इनके शागिर्द हमीद अजीम आबादी ने मुरतब किया था 1928 में, मुरतब करके नगमा इल्हाम के नाम से शाये किया था। तो बहुत अहम पॉइंट है ये। शाद की गजलों का दीवान इनके शागिर्द हमीद अजीम आबादी ने 1928 ईस्वी में मुरतब करके किस नाम से शाया किया था, तो नगमा इल्हाम के नाम से शाया किया था। तो बहुत अहम है ये। तो अक्सर जो इनके दीवान है इनके शागिर्दों ने ही मुरतब किए हैं। तो यहाँ पर भी शाद के ही शागिर्द ने, हमीद अजीम आबादी ने ही इसको मुरतब किया है और नगमा इल्हाम के नाम से शाया किया है 1928 ईस्वी में। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, कलाम शाद भी, जो कलाम शाद भी शाद का एक दीवान है। कलाम शाद भी शाद का एक क्या है, दीवान है, जो उनकी जिंदगी में ही छपा है। कलाम शाद भी शाद का एक दीवान है, जो कि शाद की जो है जिंदगी में ही वो शाये किया गया है। इसके बाद आप इनके मजमूए कलाम लिखेंगे। जो शाह अजीम आबादी के कुछ मजमूए कलाम है वो लिख लीजिए। जैसे कि पहला ही है नगमई इल्हाम, जो शाद की गजलों का दीवान जो है इसी नाम से शाया किया गया था, नगमई इल्हाम के नाम से। ये मजमूए कलाम है शाद अजीम आबादी का, नगमई इल्हाम, बहुत अहम है। नगमई इल्हाम मजमूए कलाम है। उसके बाद मैं खाना इल्हाम, मैं खाना इल्हाम, मैं खाने इल्हाम के बाद लिख लीजिए हयात फरियाद, हयात फरियाद, हयात फरियाद के बाद रुबाई आतेशाद, रुबाई आतेशाद। ये मजमूई कलाम इनके बहुत अहम है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। रुबाई आतेशाद, सरोश मस्ती, इसके बाद सरोश मस्ती, और सरोश मस्ती के बाद मादरे वतन, जो इनकी इनकी मसनवी है। मादरे वतन, मादरे वतन इनकी मसनवी है। और उसके बाद फरोख हस्ती, फरोख हस्ती ये नज़्मों का मजमुआ है। फरोख हस्ती नज़्मों का क्या है, मजमुआ है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, नगमा इल्हाम है, मैं खाने इल्हाम है, हयात फरियाद है, रुबाइयात शाद है, सरोश मस्ती है, और इनकी मसनवी का नाम है मादरे वतन, और जो इनका नज़्म का मजमुआ है फरोख हस्ती, फरोख हस्ती। लिख लिया, ये का क्या है, नज़्मों का मजमुआ है। और शाद की रुबाइयाँ जो है 700 के करीब है। जो शाद की रुबाइयाँ हैं कितनी है, 700 से करीब इनकी रुबाइयाँ हैं। और शाद के मजमुए मसनवी में
8 مثنویاں شامل ہے. جو شاد کے مجموعے میں جو ہے ان کی کتنی مثنویاں شامل ہے؟ 8 مثنویاں شامل ہے. شاد کے مجموعے مثنوی میں 8 مثنویاں شامل ہے اور ان کی رباعیاں جو ہے 700 کے قریب ہے. لکھ لیجیے جو اشعار کے مجموعے مثنوی میں جو 8 مثنویاں شامل ہے. پہلی جو ہے نالہ عشق، یہ مختصر عشقیہ مثنوی ہے. نالہ عشق یہ مختصر عشقیہ مثنوی ہے. دوسری نغمہ جان فضا، نغمہ جان فضا، نغمہ جاں فضا. تیسری جو ہے یاد حبیب، یاد حبیب. اور چوتھی ہے چشمہ کوثر. جہاں پہ لکھنا نہیں آئے گا مجھے بتائیے، میں ریپیٹ کروں گی، بورڈ پہ لکھوں گی. چشمہ کوثر یہ چوتھی ہے. اور پانچویں جو ہے سمرہ زندگی، سمرہ زندگی. اور چھٹی جو ہے فغانے دلکش، فغانے دلکش. اور ساتویں جو ہے نوید ہند ہے، نوید ہند ہے. بعد میں یہی مثنوی کس نام سے شائع ہوئی تھی؟ مادر ہند کے نام سے. جو میں نے ابھی بولا تھا یہ مثنوی جو ہے مادر ہند کے نام سے شائع ہوئی تھی. کون سی مثنوی شباش؟ نوید ہند. بعد میں یہی مثنوی کس نام سے شائع ہوئی تھی؟ مادر ہند کے نام سے. اور 8ویں لکھ لیجئے نالہ دلکش، نالہ دلکش. یہی 8 جو ہے مثنویاں جو مثنوی کے مجموعے میں شامل ہے. نالہ شاد ہے، نغمہ جان فضا ہے، یاد حبیب ہے، چشمہ کوثر ہے، سمرہ زندگی ہے، فغان دلکش ہے، نوید ہند. یہی مثنوی بعد میں مادر ہند کے نام سے شائع ہوئی. اور 8ویں جو ہے نالہ دلکش. کلیئر ہے؟ بتائیے مجھے. یہاں تک اگر کلیئر ہے بتائیے. بتائیے بچے، کلیئر ہو یہاں تک سبھی کو؟ ہاں ہاں عدنان. دیکھیے جیسے میں نے بولا ہے نالہ شاد ہے، نالہ دلکش ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ان کی کیا ہے؟ شباش مثنویاں ہیں. لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں گے نالہ درد جو ہے یہ درد کی ہے. ویری گڈ. درد کا اثر نظر آتا ہے. ہاں بچے، درد ان کے استاد کی استاد تھے، اسی لیے تو اثر تو نظر آنا ہی ہے. ہاں بچے لکھ چلیے، اس کے بعد لکھ لیجیے ان کی اور کچھ تصنیفات ہے وہ لکھ لیجیے. ان کی نثری تصنیفات کچھ ہے وہ لکھ لیجیے، اہم اہم ہے، ان کو یاد رکھیں گے آپ. جیسے کہ صورت حال ہے، حیات فردہ ہے، حیات فردہ ہے، صورت حال ہے، صورت الخیال ہے. صورت الخیال بہت اہم ہے، یہ ایک ناول ہے ان کا. صورت الخیال، صورت الخیال. صورت الخیال یہ ایک ناول ہے جو 1876 عیسوی میں منشی حسن علی کے حسب ایما لکھا گیا تھا. اس ناول کو جو ہے کس کے جو ہے حسب ایما پر لکھا گیا تھا؟ منشی حسن علی کے حسب ایما پر لکھا گیا تھا.
1876 में। ये नॉवल जो है 3 जिल्दों में है। कितने जिल्दों में है? 3 जिल्दों में है। आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूरतुल ख़याल जो कि नॉवल है शाद अज़ीम आबादी की, तो ये कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? आपको पता होना चाहिए जो है इसके 3 जिल्दें हैं। सूरतुल ख़याल ये नॉवल जो है 1876 ईस्वी में मुंशी हसन अली के हस्ब-ए-इमा लिखा गया था और इसकी जो है कितनी जिल्दें हैं? तो 3 जिल्दें हैं। बस इतना आप याद रखेंगे तो इतना काफ़ी है। अगर आप इन जिल्दों का भी नाम याद रखेंगे तो आप रख सकते हैं। 3 जिल्दों का नाम आप याद रखेंगे, जो पहली जिल्द का नाम है सूरतुल ख़याल ही है। नॉवल का नाम ही सूरतुल ख़याल है, लेकिन इसकी पहली जिल्द का नाम क्या है? सूरतुल ख़याल है। दूसरी जिल्द का नाम है काहितुल मकाल। आप लिख लीजिए बच्चे। और तीसरी जिल्द का क्या नाम है? हुल्यतुल मकाल। हुलियतुल हुलियतुल कमाल। शाबाश, हुलियतुल कमाल इसका तीसरा जिल्द है। तो सूरतुल ख़याल ये नॉवल जो है इसकी 3 जिल्दें हैं। सूरतुल ख़याल, काहितुल मकाल और तीसरी जो है हुलियतुल कमाल। ठीक है ना? इतना याद रहेगा ना? और किताब नवाए वतन, जो किताब नवाए वतन जो है सूबे बिहार के लोगों की जुबान दुरुस्त करने के लिए लिखी गई थी। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किताब जो है, किताब नवाए वतन, एक सेकंड, किताब नवाए वतन ये सूबा बिहार के लोगों की जुबान दुरुस्त करने के लिए इसको लिखा गया था। किस किताब को? नवाए वतन को। वेरी गुड, ये आप याद रखेंगे, बहुत अहम है। किताब नवाए वतन को सूबा बिहार के लोगों के जुबान दुरुस्त करने के लिए इसको लिखा गया था। इसके बाद लिख लीजिए कशकोल। कशकोल कई बार इसको मैं रिपीट कर चुकी हूँ, मैंने बताती थी कशकोल जो है किसकी तसनीफ है, कशकोल किसकी तसनीफ है, तो इसको हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। कशकोल लिख लीजिए, शाद अज़ीम आबादी की है तसनीफ है कशकोल। उसके बाद इनकी खुदनविश्त का नाम मुझे बताइए जरा। शाबाश, शाद की खुदनविश्त का नाम बताइए। शाद की खुदनविश्त का नाम बताइए। वेरी गुड, शाबाश। नवाए वतन इनके लिए जो है बिहार के लोगों की जुबान दुरुस्त करने के लिए इसको लिखा गया था। और इनकी खुदनविश्त का नाम बताइए। शाद की कहानी शाद की जुबानी। वेरी गुड। जो शाद की कहानी शाद की जुबानी ये इनकी खुदनविश्त है, ये भी बहुत अहम है। कशकोल बहुत अहम है। और नवाए वतन जो मैंने अभी बोला बिहार के लोगों जो है उनकी जुबान दुरुस्त करने के लिए इसको लिखा गया था, या इनकी खुदनविश्त हो, ये भी बहुत ज्यादा अहम है। या सूरतुल ख्याल इनकी नॉवल जो कि 3 जिल्दों में है। मैंने आपको ये भी बोला है किसकी हस्ब इमा पर इसको लिखा गया था, कब लिखा गया था, और इन 3 जिल्दों के नाम भी मैंने आपको बताया है, और जो कि सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है ना? वेरी गुड। तो ये जो भी मैं आपको बताती हूँ वो हर एक चीज आप याद रखेंगे, हर एक पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आपका जो है संडे को एग्जाम है, वहां पे भी आपको बहुत सारी क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे यूनिट नंबर 7 में। जब हम इस यूनिट का एग्जाम करेंगे ना, तो मैं वही चीजें आपको डालूंगी जो मैंने पढ़ाई है, तो इसमें भी आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, तो ये आपको एग्जाम में बहुत, हाँ, आपके बहुत काम आने वाली हैं सारी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए शाद अजीम आबादी के मुतल्लिक मुख्तलिफ आरो ख्यालात। शाद के जो मुतल्लिक है मुख्तलिफ आरो ख्यालात। इससे पहले आप इनकी एक नसरी तसनीफ और एक लिख लीजिए। शाबाश। आरो ख्यालात से पहले इनकी और एक नसरी तसनीफ लिख लीजिए, ज़खीरा अदब। ज़खीरा अदब, इसमें अदब, इस तसनीफ में अदब, फन शायरी व जुबान दानी के मुतल्लिक 12-14 अबवाब है। ज़खीरा अदब जो है इसमें अदब,
फन शायरी व जुबानदानी के मुतल्लिक 12-14 अबवाब है। ज़ख़ीर अदब में अदब, फन शायरी और जुबानदानी के मुतल्लिक 12-14 अबवाब है। अब लिख लीजिए शाद के मुतल्लिक मुख्तलिफ आरा ख्यालात। सबसे पहले लिख लीजिए सैयद सुलेमान नदवी ने सैयद सुलेमान नदवी ने शाद को शाद को उस दौर का मीर कहा है। सैयद सुलेमान नदवी ने शाद को इस दौर का क्या कहा है? मीर कहा है। इस दौर का मीर कहा है सैयद सुलेमान नदवी ने शाद को। और यहीं पर मुझे बताइए सैयद सुलेमान नदवी ने जो है ये किसके शागिर्द है? सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द है? बताइए। वेरी गुड, शिबली नौमानी। शाबाश। तो सैयद सुलेमान नदवी जो है शिबली नौमानी के शागिर्द रहे हैं। तो सैयद सुलेमान नदवी ने शाद को इस दौर का मीर कहा है, शाद अजीम आबादी को। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए हाँ सिंध में उर्दू 1939। वेरी गुड, सैयद सुलेमान नदवी। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए काजी अब्दुल वदूद ने शाद की खुदनविश्त काजी अब्दुल वदूद ने शाद की खुदनविश्त का तहकीकी जायजा लेने के बाद इनकी खुदनविश्त कौन सी है? शाद की कहानी, शाद की जुबानी। इसका तहकीकी जायजा लेने के बाद कहा था किसने? काजी अब्दुल वदूद ने जब इनकी खुदनविश्त का तहकीकी जायजा लिया था, यानी कि शाद की कहानी, शाद की जुबानी का जब इन्होंने काजी अब्दुल वदूद ने इसका जायजा तहकीकी जायजा लिया था कि फिर क्या कहा था? काजी अब्दुल वदूद ने कहा था कि वो जोटों का बादशाह था, यानी कि शाद अजीम आबादी जोटों का बादशाह था। इसकी खुदनविश्त को इसकी खुदनविश्त का जायजा लेने के बाद। ठीक है ना? वेरी गुड। जोटुंग का बादशाह भी आप अगर इतना याद रखते हैं तो ये आपका सही हो जाएगा। काजी अब्दुल वदूद ने शाद की खुदनविश्त का तहकीकी जायजा लेने के बाद कहा था कि वो जोटुंग का बादशाह था। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए नूरुल हसन नकवी ने शाद को नूरुल हसन नकवी ने शाद को दबिस्तान अजीम आबाद की आबरू कहा है। नूरुल हसन नकवी ने शाद को दबिस्तान अजीम आबाद की आबरू कहा है। शाबाश। नूरुल हसन नकवी ने शाद को दबिस्तान अजीम आबाद की आबरू कहा है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए शाद के बारे में कहा जाता है शाद के बारे में जो है कहा जाता है कि अगर मीर के सादा और बेसाख्ता अंदाज़े बयान में आतिश की रंगीनी बयां की आमेजिश कर दी जाए तो शाद का असलूब वजूद में आता है। तो ये किन के बारे में कहा जाता है? शाद अजीम आबादी के बारे में कहा जाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। शाद के बारे में कहा जाता है कि अगर मीर के सादा और बेसाख्ता अंदाज़े बयां में आतिश की रंगीनी बयां की आमेजिश कर दी जाए तो शाद का असलूब वजूद में आता है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए मौजूदा उस असातिज़ा में शायद शाद का हम असर कोई दूसरा निकल सके। जो मौजूदा असातिज़ा में शायद शाद का हम असर कोई दूसरा निकल सके जिसने हमारी महफिल अदब का पिछला समा देखा अदब का पिछला समा देखा। शाबाश, लिखा सभी ने यहाँ तक? देखा। वेरी गुड। जिसने हमारी महफिल अदब का पिछला समा देखा हो, सातदां कहीं की सोहबत उठाई हो। उस्तादां मौजूदा असातिज़ा में शायद शाद का हम असर कोई दूसरा निकल सके जिसने हमारी महफिल अदब का पिछला समा देखा हो। असात अस्तादा कहन अस्तादा कहन सोहबत अस्तादा कहन की सोहबत उठाई हो। ये सैयद सुलेमान नदवी का ख्याल है। तो सैयद सुलेमान नदवी का ये ख्याल है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ये जो है शाद इस दौर का मीर इसको कहा जाता है। किसने कहा है? सैयद सुलेमान नदवी ने।
شاد کو اس دور کا میر کہا ہے، اور موجودہ اساتذہ میں شاید شاد کا ہم عصر کوئی دوسرا نکل سکے جس نے ہماری محفل ادب کا پچھلا سما دیکھا ہو، احتاداں کہن کی صحبت اٹھائی ہو۔ تو یہ دونوں ہے سید سلیمان ندوی کے، اور نور الحسن نقوی کا ہے۔ انہوں نے شاد کو دبستانی عظیم آباد کے آبرو کہا ہے۔ جوٹوک کا بادشاہ قاضی عبد الودود نے کہا تھا ان کی خود نوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد شاد عظیم آبادی کو، ہے نا؟ یہاں تک کلیئر ہے نا ساری چیزیں؟ شاباش، پہلے مجھے بتائیے، شاد کی خود نوشت اہم ہے، ان کی تصنیفات آپ یاد رکھیں گے، اور ان کا دیوان کس نے مرتب کیا ہے، کس نام سے کیا ہے؟ تو ان کا دیوان جو ہے غزلوں کا دیوان، ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے 1928 میں مرتب کیا تھا، اور مرتب کر کے کس نام سے شائع کیا؟ نغمہ الہام کے نام سے۔ ویری گڈ، یہاں تک کلیئر ہے نا؟ بتائیے مجھے، شاباش۔ تو میرے خیال سے ابھی 15 منٹ کلاس میں باقی ہے، تو میرے خیال سے فانی بدایون کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے؟ آپ ریڈی ہیں؟ بتائیے، شاید فانی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں۔ ہاں تو چلیے ہیڈنگ ڈالیے فانی بدایونی، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ فانی بدایونی، ان کو یاسیت کا امام کس نے کہا تھا؟ فانی بدایونی کو؟ جواب دیجیے، فانی بدایونی کو یاسیت کا امام کس نے کہا تھا؟ ویری گڈ، رشید احمد صدیقی۔ تو چلیے لکھ لیجیے، فانی بدایونی ان کا نام بہت اہم ہے۔ فانی بدایونی کا نام شوکت علی خان تھا۔ کیا تھا؟ ان کا نام شوکت علی خان تھا۔ تو اس کا آج ہم آدھا اس کو پڑھیں گے، اور آدھا جو رہ جائے گا وہ کل پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ پھر کسی اور کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ ویری گڈ، ان کا نام بہت اہم ہے۔ فانی کا نام کیا تھا؟ شوکت علی خان جو ہے ان کا نام تھا، اور تخلص پہلے یہ کیا کرتے تھے؟ شوکت پہلے تخلص کرتے تھے، پہلے شوکت تخلص کرتے تھے اور اس کے بعد فانی، یاد رکھیں گے آپ۔ فانی بدایونی کا نام تھا شوکت علی خان، لیکن پہلے تخلص کرتے تھے شوکت، لیکن بعد میں کیا تخلص کرنے لگے؟ فانی تخلص کرنے لگے۔ اور فانی کی پیدائش کی بات کریں گے، یہ بدایوں میں پیدا ہوئے ہیں 1879 میں۔ فانی بدایونی نام کے ساتھ جڑا ہے، یہ بدایوں میں ہی جو ہے پیدا ہوئے ہیں 1879 میں، بدایوں میں۔ فانی بدایونی پیدا ہوئے ہیں 1879 عیسوی میں۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے، فانی کا انتقال حیدرآباد میں ہوا، جو کہ بہت اہم ہے، ان کا پوچھا جاتا ہے پیدائش کہاں پر ہوئی ہے اور ان کا انتقال کہاں پر ہوا ہے۔ تو حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا تھا 1941 میں، حیدرآباد میں 1941 میں، اور بدایوں کے ایک قصبے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے 1879 میں، پیدائش اور وفات، ٹھیک ہے نا؟ حیدرآباد میں ان کی وفات ہوئی ہے 1941 میں۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھیں گے آپ، فانی کے والد کا نام یہ بھی بہت اہم ہے، شفاعت علی خان۔ ان کا نام تھا شوکت علی خان فانی کا، اور والد کا نام تھا شفاعت علی خان، جو کیا تھے؟ تھانے دار تھے۔ فانی کے والد کا نام شفاعت علی خان تھا، جو ایک تھانے دار تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھیں گے آپ، فانی کے جد آلہ، فانی کے جد آلہ اصالت خان شاہ عالم، اصالت خان شاہ عالم بادشاہ دہلی کے زمانے میں کابل سے ہندوستان آئے، کابل سے ہندوستان آئے فانی کے جد آلہ، جن کا نام تھا اصالت علی خان شاہ عالم، بادشاہ جو ہے دہلی کے زمانے میں، ان کے زمانے میں آئے تھے یہاں کابل سے ہندوستان۔ فانی کے جد آلہ اصالت خان
شاہ عالم بادشاہ دہلی کے زمانے میں کابل سے ہندوستان آئے. اس کے بعد نیکسٹ لکھیں گے آپ فانی کا خاندانی تعلق. فانی کا خاندانی تعلق یوسف زئی افغانوں کے قبیلے عمر خیل سے تھا. جو فانی کا خاندانی جو ہے تعلق کس سے تھا؟ یوسف زئی افغانوں کے قبیلے عمر خیل سے تھا. عمر خیل. فانی کے خاندانی تعلق یوسف زئی افغانوں کے قبیلے خیل سے تھا. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے فانی کی پردادا کا نام بشارت خان تھا. جو ان کے پردادا تھے فانی کی ان کا کیا نام تھا؟ بشارت خان ان کے پردادے کا نام تھا. پردادا پردادا جو تھے بشارت خان تھے. سوری فانی کے پردادا کا نام بشارت خان تھا. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے فانی نے گورنمنٹ ہائی اسکول بدایوں سے انٹرنس امتحان پاس کیا تھا 1897 میں. فانی نے گورنمنٹ ہائی اسکول بدایوں سے انٹرنس امتحان پاس کیا تھا 1897 میں. اور اس کے بعد فانی جو ہے انہوں نے بی اے کی ڈگری بریلی کالج سے حاصل کی تھی. تو کب کی تھی؟ 1901 عیسوی میں. بریلی کالج سے انہوں نے بی اے کی ڈگری حاصل کی تھی 1901 عیسوی میں. اور اس کے بعد فانی نے علی گڑھ میں LLB میں داخلہ لیا تھا 1906 عیسوی میں. جو فانی ہے انہوں نے بی اے کی ڈگری بریلی کالج میں 1901 میں حاصل کی تھی. اس کے بعد بات کریں گے فانی نے علی گڑھ میں LLB میں 1906 میں داخلہ لیا تھا ایڈمیشن لیا تھا 1906 عیسوی میں. اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے انہوں نے ڈگری جو ہے کب حاصل کی تھی؟ فانی نے تو 1906 میں یہاں پر جو ہے LLB میں داخلہ لیا تھا. تو 1908 میں انہوں نے LLB کی ڈگری حاصل کی تھی علی گڑھ سے. 1906 میں داخلہ لیا تھا 1908 میں ڈگری مکمل کری. کہاں سے؟ علی گڑھ سے. اس کے بعد ہائی کورٹ کا امتحان بھی پاس کیا فانی بدایونی نے. ہائی کورٹ کا امتحان پاس کیا اور لکھنؤ میں وکالت شروع کر دی. لکھنؤ میں وکالت شروع کر دی. ویری گڈ. اس کے بعد ہائی کورٹ کا امتحان بھی پاس کیا تھا فانی بدایونی نے اور لکھنؤ میں وکالت شروع کر دی. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے فانی کی شادی قصبہ ایکری ضلع بدایوں کے زمیندار انتظار علی خان کی صاحبزادی شاہ زمانی بیگم سے ان کی شادی ہوئی 1903 عیسوی میں. 1903 عیسوی میں ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ زمانی بیگم کے ساتھ. زمانی بیگم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے فانی کی جو ان کی زمانی بیگم جو ان کی جو ہے بیگم تھی ان سے 3 اولادیں ہوئی تھی. فانی کی زمانی بیگم سے 3 اولادیں ہوئی. کہاں پر چھوٹ گئے پہلے بتائیے وہاں سے شروع کریں گے. بتائیے مجھے کہاں سے ریپیٹ کروں گی میں؟ کہاں سے ریپیٹ کرنا ہے؟ اچھا ہائی کورٹ سے ہی ریپیٹ کرنا ہے. تو آپ جلدی جلدی ہاتھ چلائیے نا بہت کم ٹائم ہے آپ کے پاس. تو اس طرح لکھیں گے تو بہت ٹائم لگے گا. اس کے بعد کیا کیا تھا؟ ہائی کورٹ کا امتحان بھی پاس کیا تھا فانی بدایونی نے اور لکھنؤ میں وکالت شروع کر دی تھی. لکھنؤ میں وکالت شروع کر دی تھی. اور اس کے بعد ان کی شادی بھی ہوئی تھی 1903 عیسوی میں زمانی بیگم سے. زمانی بیگم سے ان کی شادی ہوئی تھی 1903 عیسوی میں اور ان سے ان کی 3 اولادیں ہوئی تھی. یعنی کہ فانی کی جو ہے زمانی بیگم سے 3 اولادیں ہوئی. لکھ لیا؟ 1903 میں ان کی شادی ہوئی تھی زمانی بیگم کے ساتھ. ہاں تو اس کے بعد لکھ لیجئے فانی نے 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کی. 11 سال کی عمر میں جو ہے فانی نے شاعری شروع کر دی تھی. 11 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے نا؟ اور نام کی مناسبت سے شوکت تخلص اختیار کیا.
تو پہلے پہلے جو ہے یعنی کہ ابتدا میں انہوں نے کون سا تخلص استعمال کیا تھا، میں اوپر بتا چکی ہوں، شوکت تخلص انہوں نے پہلے استعمال کیا جبکہ انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی 11 سال کی عمر میں، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا تخلص اختیار کیا، فانی تخلص اختیار کیا۔ فانی نے 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کی اور نام کے مناسبت یعنی کہ ان کا نام ہی شوکت علی خان تھا، اور اسی کی مناسبت سے انہوں نے کیا تخلص اختیار کیا، شوکت تخلص اختیار کیا۔ کلیئر ہوا؟ فانی نے 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی اور جو ہے نام کے مناسبت سے شوکت تخلص اختیار کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے، شباش۔ فانی بدایونی نے اپنی پہلی غزل کب کہی؟ فانی بدایونی نے اپنی پہلی غزل کب کہی؟ 1890 عیسوی میں۔ کب؟ 1890 عیسوی میں، یعنی کہ تب جو ہے ان کی عمر 11 سال کی تھی۔ یہ نا ان کی عمر تب 11 سال کی، اگر ہم بات کریں گے 1879 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو 79 سے جو ہے 90 تک کتنا جو ہے کتنے سال ہیں، کتنے سال آتے ہیں، تو 11 سال آئیں گے، ہے نا، 79 سے لے کر 90 تک، 90 تک، تو 11 سال کی عمر میں جو ہے 1890 میں انہوں نے پہلی غزل کہی تھی اور 11 برس کی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی۔ ویری گڈ۔ تو فانی نے اپنی پہلی غزل 1890 میں کہی۔ اس کے بعد لکھ لیجئے، فانی نے 1898 میں فانی نے 1898 میں اپنا پہلا دیوان مرتب کر لیا تھا۔ جو فانی کا اپنا پہلا دیوان تھا کب مرتب کر لیا تھا؟ 1898 میں، لیکن ان کے والد نے اسے غصے سے نظر آتش کر دیا تھا، یعنی کہ غصے سے اس کو جلا دیا تھا۔ جو فانی کے والد تھے انہوں نے کیا کیا تھا اس کی دیوان کے ساتھ، جو ان کا پہلا دیوان انہوں نے مرتب کر لیا تھا فانی نے 1898 میں، لیکن جو ان کے والد تھے شفاعت علی خان جو ہے جو ان کے والد تھے، انہوں نے اسے غصے سے کیا کیا تھا، نظر آتش کر دیا تھا، جلا دیا تھا۔ ویری گڈ۔ ہاں بچے، کیونکہ بہت سارے آپ ایسے شاعر دیکھیں گے 11 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی، 13 جو ہے برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی، تو یہ بہت کمال کی بات ہے۔ یہاں کا بچہ تو 11 سال کا تو جو صرف دودھ ہی پیتا ہے۔ تو فانی نے 1898 میں اپنا پہلا دیوان مرتب کر لیا تھا، لیکن ان کے والد نے یعنی کہ شفاعت علی خان نے اسے غصے سے نظر آتش کر دیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے، شوکت علی خان فانی بدایونی نے شوکت علی خان فانی بدایونی نے فانی کی جگہ شوکت کی جگہ فانی تخلص کا اختیار کیا۔ تو پہلے پہلے انہوں نے جو ہے کون سا تخلص استعمال کیا تھا، شوکت تخلص استعمال کیا تھا، لیکن شوکت تخلص استعمال کرنے کے بعد اس کی جگہ انہوں نے فانی تخلص کب اختیار کیا، شوکت کے بدلے فانی تخلص کب اختیار کرنے لگے، بتائیے۔ شباش۔ شروعات میں انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی 11 برس کی عمر میں، ٹھیک ہے نا، 1890 عیسوی میں، تو 1890 میں انہوں نے شوکت تخلص اختیار کیا تھا، اور فانی تخلص کب اختیار کیا تھا بتائیے، اس کے 9 سال بعد، ٹھیک ہے نا، 1899 میں۔ تو پہلا جو ان کا شوکت ان کا تخلص تھا 1890 میں، وہ تخلص شروعات میں ہی جو ہے انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی، تب انہوں نے 1890 میں شوکت تخلص استعمال جو ہے کیا کرتے تھے یہ، اس کے بعد فانی تخلص استعمال کرنے لگے 1899 میں، یعنی کہ 9 سال بعد، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہوا یہاں تک؟ چلیے بچے، میرے خیال سے کلاس ٹائم ہو چکا ہے، تو اس کا آدھا جو ہے رہ گیا ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، اس کے ساتھ جو ہے اور ایک غزل کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے ٹیسٹ کے لیے، جو آپ کا ٹیسٹ ہے سنڈے کو؟ بس 2 ہی دن ہے اب، ہے نا؟
کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے سیٹرڈے بس یہی 2 دن ہیں، اور سنڈے کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے بچے محنت کرتے رہے، ان 2 دنوں میں جو ہے اچھے سے پڑھیے، وہ ٹیسٹ ہوگا اور بہت جلد ہم اس یونٹ کو بھی کور کریں گے۔ کل فانی کے بارے میں جو رہ گیا ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور غزل کو بھی دیکھیں گے۔ چلیے میرے خیال سے آج کا کلاس ہم یہی تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں کل کی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔